तो अभी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स है। सबसे पहले चैप्टर का नाम सुनो, क्या बोल रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोल रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे दो वर्ड से मिल करके बना है, एगो केमिकल और एगो क्या बना है? काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है यहाँ पे रिएक्शंस। क्या बात करते हैं हम लोग? रिएक्शन का। तो यहाँ पर रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। क्या होता है यहाँ पे? स्पीड, या फिर यहाँ पे रेट बोलो। तो जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस का स्पीड के बारे में यहाँ पे पता करेंगे। अब रिएक्शंस का स्पीड के बारे में कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे समझो कि एक जनरल हम रिएक्शंस लेते हैं। जैसे मान के चलो ए से बन रहा है तुम्हारा बी। क्या बन रहा है? ए से बन रहा है हम लोग को बी। अब सवाल रहा कि जैसे ये हम लोग को रिएक्टेंट है, अरे इतना तो जानते हैं ना कि इधर वाला हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाला हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हम लोग को क्या होता है, जो इसका मान के चलो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, क्या स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन है 10 मोलर। कितना है इसका? 10 मोलर। तो क्या स्टार्टिंग में क्या कोई प्रोडक्ट बना होगा? क्या नहीं बना होगा। मतलब ये स्टार्टिंग में कुछ होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखोगे कुछ दौरान बाद इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? घटने लगेगा। क्या होने लगेगा? इसका कंसंट्रेशन घटने लगेगा। जैसे मान के चलो इसका 9 हो गया। कितना हो गया? 9। जान रहे हैं कि हम लोग को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है? जब रिएक्टेंट हम लोग को खत्म होना स्टार्ट होता है, ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है, तब ये हम लोग को क्या होने लगता है? बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका कंसंट्रेशन घटेगा और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये 9 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख रहा था पहले कुछ हो नहीं था, लेकिन कितना हो गया? बस 1 हो गया। उसी तरह से इसमें देखेगा, मान के चलो 5 हो गया। 10 से कितना पहुँच गया? 5। कितना का खत्म हो गया? 5 मोलर का। तो ये कितना बनेगा हम लोग को? 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। तो इसमें देख रहा है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे हम लोग को क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और ये रिएक्टेंट हम लोग को धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें हम लोग को रिएक्टेंट हम लोग को चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? हम लोग को चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट भी तो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस कितना स्पीड से चेंज हो रहा है? कितना स्पीड से चेंज हो रहा है, या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट चेंज करने का मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। तो कितना स्पीड में ये बढ़ोतरी हो रहा है, कितना इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रेट का जब पता करते हैं तो उसको रेट पता करने के लिए कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। मतलब ये जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहेगा, वो कितना स्पीड से चेंज हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन या फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स पे, या फिर उसका प्रेशर में। हालांकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे कंसंट्रेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन को लेकर के पढ़ेंगे। हालांकि इसका जो रेट वगैरह जो निकाला जाता है रिएक्शंस का, वो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में भी निकाल सकते हैं, इसका हम लोग प्रेशर में भी निकाल सकते हैं, और किसके? कंसंट्रेशन में, जो कि हम लोग को पढ़ना किसका है? कंसंट्रेशन का। तो क्लियर है? क्या चैप्टर समझ में आ रहा है? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस, काइनेटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे स्पीड वगैरह का बात। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट हो रहा है या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट किस हम लोग को रेट से हम लोग को इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट किस रेट से हम लोग को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना हम लोग को उसमें चेंजेस आ रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसी को जो फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ हम लोग करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर है? आता मतलब कोई रिएक्शन रहेगा, कितना हम लोग को रिएक्शन चेंज हो रहा है, किस स्पीड से, उसी को हम लोग क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या क्लियर है? आता अब वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इन दिस चैप्टर, क्या लिखे हैं यहाँ पे? इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो पहला क्या रहेगा हम लोग को? रेट के बारे में। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? स्पीड, या फिर हम लोग किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। पहले ही तुम लोग को यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिए कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उसी को बोलो वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है? ये चैप्टर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है। क्लियर है सारा कुछ? अब यहाँ पर होता है क्या चीज, हम लोग का बात होता है रेट का। क्या चीज बात करते हैं हम लोग? रेट का। रेट कहने का मतलब ये भी कुछ है नहीं, ये इसको हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं। क्या चीज बोल सकते हैं? स्पीड बोल सकते हैं कि कितना स्पीड से वो चेंज हो रहा है। ये कहानी समझते हैं? तो हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब पढ़ते हैं कि उसका जो दर हम लोग होता है, या फिर वो किस रेट से हम लोग को क्या हो रहा है, मतलब किस स्पीड से वो चेंज हो रहा है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेट। तो इस रेट के बारे में समझने के पहले हम लोग समझते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये है। क्लियर है? आता ए से हम लोग को क्या बन रहा था? बी बन रहा था। क्या चीज बन रहा था? बी बन रहा था। क्या क्लियर है? आता अभी यहाँ से देखो रिएक्टेंट से हम लोग को क्या बन रहा था? प्रोडक्ट बन रहा था। क्लियर है? अब इसका कंसंट्रेशन हम लोग को पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, क्या बोलेंगे?
ये हम लोग को जो रिएक्शंस है या फिर रिएक्टेंट का बोलो चाहे प्रोडक्ट का बोलो, यहाँ पे जो रेट पता करेंगे, जो कितना हम लोग कंसंट्रेशन ये सब चेंज हो रहा है, वो रिएक्टेंट के लिए भी पता करेंगे और किसके लिए पता करेंगे, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि चेंज तो इसमें भी हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। कोई भी रिएक्शन हम लोग को चेंज हो रहा है तो मतलब रिएक्टेंट खत्म होगा और ये क्या हो रहा है, हम लोग को बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें भी चेंज आ रहा है और इसमें भी हम लोग को चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो रेट को डिफाइन किया गया, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया, जैसे हम लोग मान के चलो यहाँ पे रेट लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, रेट। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या चीज लिखते हैं हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन। अरे अभी इसी की ना बात कर रहे थे, देखो कभी भी CONC और ऊपर N लिखा रहेगा, हालांकि तुम लोग को कंसंट वहाँ भी बताए थे सॉल्यूशन चैप्टर में भी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो पूरा कंसंट्रेशन ना लिख करके हम लोग सिर्फ कितना लिखेंगे, CON और ऊपर क्या रहेगा हम लोग को C। अरे समझ में आ रही है। उसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन। किसके बारे में लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन। अगर रिएक्शंस कभी भी लिखेंगे तो इतना लंबा ना लिख करके इसके बदला हम क्या लिखेंगे, तो RXN लिखेंगे। क्या लिखेंगे, RXN। अब ये दोनों बात से तुम लोग परिचित हो गया है। कंसंट्रेशन को पूरा कंसंट्रेशन ना लिख करके क्या लिखेंगे, CONC और ऊपर क्या रहेगा, N। समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। उसी तरह से रिएक्शंस के जगह हम क्या लिखेंगे, RXN लिखेंगे, ताकि हम लोग को जल्दी जल्दी टाइम बचे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जैसे जान रहे हैं कि कितना हम लोग को चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, अरे कंसंट्रेशन ना चेंज हो रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कितना हम लोग को कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, किसके अनुसार निकाल रहे हैं, समय के अनुसार, कि पर यूनिट टाइम में हम लोग को कितना उसमें चेंज आ रहा है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो चेंज इन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन टाइम लिखेंगे, कि टाइम के अनुसार कितना उसमें कंसंट्रेशन में हम लोग को चेंजेस आया। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो समझ में आ गया कि रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऊपर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे क्या रहेगा, चेंज इन टाइम। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो इसका अगर हम लोग को डिफिनेशन की बात करते हैं, क्या चीज़ की बात करते हैं हम लोग, डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पे बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, क्या चीज बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज, क्या चीज लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। यहां पे लिखेंगे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे हम लोग, पर यूनिट टाइम। कभी भी तुम्हें डिफिनेशन आया किसका लिखने के लिए, रेट के लिए, क्या चीज लिखने के लिए, रेट, या फिर बोलो रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या चीज बोलेंगे, रेट लिखा रहेगा, या फिर बोलेगा जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है जैक बोर्ड में, क्या बोलता है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या चीज बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करो या फिर इसका परिभाषित करो। क्या बोलेगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। बहुत छोटा सा हम लोग का, अरे जो फॉर्मूला हम लोग जान गए, जो कहानी समझे थे, क्या उसी को हम लोग लैंग्वेज के रूप में बदल दिए, क्या ज़्यादा टफ है क्या, नहीं। अब बुक वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, अब किसका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे स्पेशल वहाँ पे लिख देता है रिएक्टेंट के लिए भी और किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए भी। तो हम लोग उतना ज़्यादा लिखेंगे क्या, नहीं। सिंपल समझ गया कि चेंज इन कंसंट्रेशन तो वो किसके लिए हो सकता है, रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। तो इतना ही हम लोग मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो पेज भरना चाहता है कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, अरे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो उतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं, उतना चाहोगे तो खुद से भी लिख सकते हो। क्या इसका डिफिनेशन समझ में आ गया। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन वही होता है कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम पे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रेट का फॉर्मूला हो जाता है ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे क्या हो जाता है, चेंज इन टाइम। जैसे कि कंसंट्रेशन मान के चलो यहाँ पे 10 कंसंट्रेशन ले रहे, कितना था इसका, 10 मोलर, कितना था, 10 मोलर। 10 मोलर से तुम्हारा चेंज हो गया यहाँ पे मान के चलो 6 मोलर बचा, कितना है, 6 मोलर। कितना का चेंज आ रहा है, 4 मोलर का। तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा रे, तो उसका कुछ समय यहाँ पे लिया गया होगा, अरे कुछ तो समय लिया गया होगा। मान के चलो यहाँ पे 2 सेकेंड हो रहा था, कितना हो रहा था, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से इतना खत्म होने में कुछ तो टाइम वहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा। तो मान के चलो यहाँ पे जाने पे उसका कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, कितना लगा, 10 सेकेंड। तो अभी बोलेंगे ना कि यहाँ से यहाँ चेंज होने में कितना तुम्हारा कंसंट्रेशन का चेंजेस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो कितना टाइम चेंज हुआ, तो उसी को हम लोग क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन का चेंज। क्या क्लियर है यहाँ तक। तो अभी फिलहाल तुम लोग क्या करो, इतना लिख लो, उसके बाद एक एक करके भी बात करेंगे। अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस है, मतलब रेट निकालने का, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज रेट। जैसे कि नहीं जानता था, अरे तुम लोग भी पढ़ा है, जैसे फिजिक्स में पढ़ता था, जैसे
स्पीड निकालता था। क्या निकालता था? स्पीड। तो उसमें भी देखता था इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालता था, एक वो क्या रहता था? एवरेज स्पीड निकालता था। देखता था ना, जैसे कम समय के लिए अचानक तुम निकालना चाहोगे कि अभी स्पीड क्या है, तो उसको क्या बोलते थे? इंस्टेंटेनियस। मतलब कम टाइम इंटरवल के लिए जब निकालते हैं कोई भी डिस्टेंस वगैरह की कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ही सब बोलते थे, चाहे वेलोसिटी बोलता था। और जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कि 1 घंटा 2 घंटा के लिए निकाल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो उसी तरह से इसमें भी तो चेंज आ रहा है, तो इसके लिए भी दो तरह से आता है, कि इंस्टेंटेनियस आता है, एक क्या आता है? एवरेज। फिलहाल तुम लोग इतना लिख लो, इधर नहीं लिखना है, ठीक है? ये सब तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ये चीज़ कहीं लिख देना ब्रैकेट में कि रिएक्शंस को क्या हम लोग लिखेंगे? RxN से, और कंसंट्रेशन को क्या चीज लिखेंगे हम लोग? CONCN। इतना लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या चीज? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शंस का मेनली कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा क्या होता है? एवरेज रेट। तुम लोग फिजिक्स के अनुसार तो समझ चुका है कि इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। ये क्या रहेगा इंस्टेंटेनियस में? इसमें जो हम लोग को टाइम रहेगा, चेंज इन टाइम, वो क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। और इसमें चेंज इन टाइम हम लोग को क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले समझो। जो रेट अभी बात करेंगे, किसका बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग दिखाते हैं R से। किससे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर R से। क्लियर है यहाँ तक? जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है उसको क्या चीज़ दिखाते हैं? स्मॉल लेटर R से। तो बता, इधर भी रेट लिखेंगे तो R से ही दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। किसके लिए बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस के लिए। तो अगर इसमें रेट की बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं? इसमें रेट। अरे तो बात कर रहे हैं किसका? रेटे का ना बात कर रहे हैं। तो रेट का अभी भी बात करोगे तो ऊपर हम लोग को रहता है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या रहता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पर यार चेंज जो बताते हैं, अच्छा चलो पहले ये बता लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या रहेगा यहाँ पर भी? चेंज इन कंसंट्रेशन। और नीचे हम लोग को क्या रहेगा? चेंज इन टाइम रहेगा। क्या रहेगा हम लोग को? चेंज इन टाइम। क्लियर है? अभी लिखना नहीं, ठीक है? पहले समझ लो, क्योंकि इस तरह से देख देख करके अभी समझोगे तो तुम्हें आसानी लगेगा बाद में करने में। तो देखो एवरेज रेट है, अरे तो रेट है तो इसको भी तो आर से दिखाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे रेट हो गया, इसका भी देखो जब रेट निकालते तो ऊपर कंसंट्रेशन और नीचे क्या रहेगा? टाइम रहेगा। तो इसमें भी तुम्हारा क्या रहेगा? चेंज इन टाइम रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या रहेगा तुम्हारा? चेंज इन कंसंट्रेशन। और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा? चेंज इन टाइम रहेगा। क्या रहेगा? चेंज इन टाइम। क्या क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब यहाँ पर समझो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर भी और नीचे भी क्या है? चेंज इन टाइम। इसमें भी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। अभी बात किसका कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस को समझने के पहले हम लोग समझ लेते हैं एवरेज का। किसका समझ लेते हैं? एवरेज को। अगर हम लोग एवरेज रेट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ देखो एवरेज का बात कर रहे हैं ना। जैसे आर बताता है रेट को, किसको बताता है? रेट को। तो अगर स्पेशली हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रेट किसके अनुसार लिख रहा है? इंस्टेंटेनियस के अनुसार लिख रहा है कि एवरेज के अनुसार? तो एवरेज के लिए हम लोग लिखा करते हैं AVG। क्या लिखेंगे? AVG। क्या समझ जाओगे इतना ही में? AVG। चलो अभी स्टार्टिंग है तो इसको आर के जगह में पूरा लिख देते हैं रेट, अगला बार में आर लिख देंगे। क्लियर है क्या? तो अभी देखो इसको क्या लिखेंगे? एवरेज रेट लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? या फिर कभी कभी क्या रहेगा? एवरेज लिख करके स्मॉल आर रहेगा। क्लियर है? तो जब हम लोग एवरेज रेट बताते हैं तो यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, क्या लिखा हुआ है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये जो चेंज है क्या है तुम्हारा? चेंज। जैसे यहाँ पर आर बराबर जैसे लिखोगे मतलब एवरेज रेट, तो इसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है इसको हम लोग दिखाते हैं डेल से। किससे दिखाएंगे हम लोग? डेल से। क्लियर है? जब भी हम लोग एवरेज का बात करेंगे तो उसके लिए क्या चेंज को बताएंगे? डेल। डेल यूज हो गया, इसी मतलब हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है? चेंज। किसका चेंज? कंसंट्रेशन का। किसका? कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। समझ जाना, डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा? चेंज। किसमें? कंसंट्रेशन में। नीचे भी चेंज को हम लोग क्या चीज़ दिखाएंगे? डेल्टा से। किसका चेंज? टाइम का। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? क्या इसका फॉर्मूला में किसी तरह के कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जैसे एवरेज रेट में बात करके यहाँ पे जो टाइम रहेगा हम लोग को लॉन्ग इंटरवल के लिए रहेगा। लॉन्ग इंटरवल का एक मतलब हो सकता है तुम्हारा आधा घंटा रहे, 1 घंटा रहे, 10 मिनट, 20 मिनट रहे, ऐसे करके। लेकिन वही अगर हम लोग एवरेज रेट की बात मतलब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, इसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मिली सेकेंड, अरे समझ में आ रहा है? जैसे ऐसा भी रहेगा 2 × 10⁻⁻² सेकेंड, ऐसा करके मतलब बहुत ही
कम इंटरवल टाइम में हम लोग देखेंगे तो उस समय उसका जो रेट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये भी एक तरह से कुछ नहीं, ये भी हम लोग को एवरेज रेट ही रहता है। क्या रहता है हम लोग को, एवरेज रेट। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट, क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज रेट ही होता है। क्या रहता है हम लोग को, एवरेज रेट। और एवरेज रेट में हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखते थे, चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज रेट लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिमिट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर कोई भी, जैसे फिजिक्स में बताया गया होगा तुम लोग 11th क्लास में, कि कभी भी हम लोग कम इंटरवल टाइम में देखते हैं, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं लिमिट डेल्टा टी, मतलब जैसे यहाँ पे बोलेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो लिमिट रहता है, लिमिट कहाँ तक लिखेंगे हम लोग, जैसे ऐसे दिखाते हैं हम लोग, लिमिट लिखेंगे। यहाँ पर देखो टाइम जो रहेगा टेंस टू कितना तक, 0 तक। कितना लिखेंगे हम लोग, टाइम t इज इक्वल टू 0। देखो जिसका मैथ है, मैथ वाले तो लिमिट का यूज किया है, अरे लिमिट का यूज किया है ना, तो ऐसा करके करते हैं। तो उस समय जो चेंज को दिखा रहे थे, चेंज को हम लोग क्या चीज़ दिखा रहे थे, डेल्टा से। अब उसको समझ गए तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे लिखे, इसको लिखेगा यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, चेंज इन टाइम रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग अभी किसका बात कर रहे थे, एवरेज का बात कर रहे थे। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट रहता है वो भी कुछ नहीं, हम लोग को एक एवरेज रेट ही रहता है। क्या रहता है हम लोग को, एवरेज रेट। लेकिन यहाँ पर जो टाइम की बात करते हैं वो टाइम कितना रहता है हम लोग, टाइम t टेंस टू 0, मतलब किसके आसपास रहता है तुम्हारा, 0 के आसपास रहता है। तो उस समय जो इसका हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, एवरेज रेट। क्या चीज़ निकालते हैं, एवरेज रेट। तो ये कुछ ना हो करके डायरेक्टली जैसे हम लोग एवरेज रेट रहता है उसमें बात कर रहे थे कितना, टाइम टेंस टू 0 तक। तो ये जो एवरेज रेट हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ नहीं, जो चेंज रहता है, चेंज किस में बदल जाता है, स्मॉल डी में। किस में बदल जाता है, स्मॉल डी में। क्या क्लियर है आता है। और यहाँ पर अभी भी तुम्हारा क्या रहेगा, कंसंट्रेशन। क्या चला जाएगा, कंसंट्रेशन। और जो यहाँ पे चेंज इन टाइम डेल्टा से दिखा रहे थे, भी डेल्टा ना, उसके जगह हम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम। कहने का मतलब बस एक लाइन में अगर तुम लोग को समझाते, इतना ना समझा करके, तो इतना खाली समझ लो कि जो एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट को हम लोग दिखाते क्या चीज़ से, डेल्टा से। क्या चीज़ दिखाते हैं, डेल्टा से। बाकी जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ओ यहाँ पे एवरेज लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रहेगा। इंस्टेंटेनियस को पूरा ना लिख करके क्या लिखेंगे, INST लिखेंगे, समझ जाएगा ना इतना में। तो इंस्टेंटेनियस रेट को लिखेगा तो यहाँ पे जो चेंज को दिखाता है, चेंज को डेल्टा से ना दिखा करके क्या से दिखाएंगे, डी से दिखाएंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। एवरेज रेट का बात करेगा तो जैसे जान रहा था ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन रहेगा, नीचे चेंज इन टाइम। लेकिन चेंज को यहाँ पे क्या चीज़ दिखाएंगे, डेल्टा से, और इंस्टेंटेनियस को हम लोग क्या चीज़ दिखाएंगे, स्मॉल डी से। क्या कहानी समझ में आ गया। चलो इसको लिख लो। इसको अच्छा से लिख ही लो। जैसे ये वाला अच्छा से उतना सूटेबल नहीं करता है, इसको यहीं पे लिख दो। जैसे ये वाला यहाँ पे लिमिट कर रहा था ना, यहाँ पर तुम लिख दो क्या चीज़, एवरेज लिख दो। क्या चीज़ लिख दो यहाँ पे, एवरेज रेट लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से बेहतर रहेगा इसी तरह से। और यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे डेल्टा टी लिख दो। कि अरे चेंज का ना बात करेंगे तो उसका जो चेंज वाला जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। अब इस तरह से पूरा लिख लो। कहानी समझ में आ रहा है। अरे जब हम लोग इसी का पूरा फॉर्मूला लिख दो, उसी तरह मत लिखो, थोड़ा अच्छा से सूटेबल नहीं रहेगा, तो ऐसा ही लिख दो। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। अब यहाँ पे समझो किसका बात कर रहे हैं, एक तरफ एवरेज रेट का और एक तरफ किसका बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट का। यहाँ पे एक चीज़ और कहीं पे लिख लेना साइड में, यहाँ पे हम दिखाएंगे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या चीज़ दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। कभी भी इस तरह का दिखाई दिया और इसके अंदर कुछ भी लिखा रहा, मतलब समझ जाना ये स्क्वायर ब्रैकेट को जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या चीज़ यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। किसके लिए यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। मतलब इस चैप्टर में जो यूज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट को, वो किसके लिए किया जाता है, कंसंट्रेशन। जैसे मान के चलो अभी लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ऐसा लिखा रहे, तब इसको पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिखा है तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि यहाँ पर जो भी है वो क्या है, कंसंट्रेशन किसका है, ए का है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल में रखना, हालांकि बहुत बार यूज हो जाएगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट होना। एक तरफ बात कर रहे हैं एवरेज रेट और इधर क्या बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट का। तो अभी जो हम लोग बात किए थे, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे क्या लिखे थे, चेंज इन टाइम। इतना जाने थे कि एवरेज के लिए डेल्टा से दिखाएंगे, इसके लिए क्या चीज़ दिखाएंगे, डी से दिखाएंगे। अरे इतना ही नहीं जाने। फिर तुम लोग को बताए थे कि जो रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट भी तो चेंज हो रहा है।
तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कितना हम लोग को रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, फिर उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए बताएंगे कि आखिर हम लोग को कितना चेंज हो रहा है। उसी तरह से इसमें भी बोलेंगे। तो हम लोग दोनों के लिए यहाँ पे फॉर्मूला जो जनरेट होता है वो क्या होता है, तो उससे सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T1। क्या मान लेते हैं यहाँ पे? T1, ठीक है। अब मान के चलो इसका कंसंट्रेशन कुछ भी हम मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1। उस समय मान के चलो तुम्हारा प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो मान के चलो क्या चाहिए? P1 है। अरे टाइम t जो T1 है ये कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 2 सेकंड पे देख रहे हैं या फिर 10 सेकंड पे देख रहे हैं, कुछ भी, लेकिन इनिशियल वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद देखोगे तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी तो रहेगा, उस समय रहेगा ना। तो अभी देखो मान के चलो कि जो रिएक्टेंट रहेगा टाइम t इज इक्वल टू T1 पे स्टार्टिंग टाइम में, मतलब कुछ भी टाइम बीतने के बाद, तो वहाँ पर मान के चलो इसका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है कितना मान लिए, जो हमें बता रहे थे ना 10 मोलर ऐसे करके। तभी मान के चलो एक जनरल यहाँ पे फॉर्मूला तैयार करेंगे, इसी चलते कितना मान लिया यहाँ पे R1, उसमें इसका प्रोडक्ट का कितना है कंसंट्रेशन? P1 है। क्लियर है। उसी तरह से मान के चलो कुछ समय बाद टाइम t इज इक्वल टू कितना पर जा रहे हैं? T2 पे। कितना पे जा रहे हैं? T2 पे। तो उस समय इसका कंसंट्रेशन घट करके R1 से कितना हो गया? R2 हो गया। कितना हो गया? R2। उसी तरह से इसका जो कंसंट्रेशन था P1 से कितना हो गया? P2 हो गया। कितना हो गया? P2। क्या कहानी समझ में आ गया? उसी तरह से इसमें भी बात कर लेते हैं, सेम चीज़। टाइम t इज इक्वल टू किस पे बात कर रहे हैं? T1 पे। तो इसका कंसंट्रेशन को मान लेते हैं कितना? R1 मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं? P1 मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह से यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू T2 पे बात कर ले, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब देखो धीरे धीरे, अच्छा यहाँ पे ये बताओ, तुमसे अगर सवाल पूछा जाए R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा? R2 का वैल्यू बड़ा होगा कि R1 का वैल्यू बड़ा होगा? R1 का बड़ा होगा। किसका होगा? R1 का। R1 का जो कंसंट्रेशन होगा वो बड़ा होगा किससे? R2 से। अब बहुत लोग का दिमाग यहाँ पे घूम गया होगा, कैसा कैसे? सबसे पहले समझो कि अरे रिएक्टेंट ये का कंसंट्रेशन बता रहा है और ये कुछ समय और बीतने के बाद कंसंट्रेशन बता रहा है। अभी तुम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट खत्म होते जाता है, तब तुम्हारा क्या होता है? प्रोडक्ट बनते जाता है। तो स्टार्टिंग में जितना यहाँ पे मान के चलो 10 मोलर होगा, तो यहाँ पर श्योर है कि उससे घटा होगा, 11 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 9 हुआ होगा, चाहे 8 हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। जैसे जैसे टाइम हम लोग को बीतेगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब समझ गए कि जो R1 होगा उससे हम लोग को छोटा होगा कौन? R2 होगा। क्या ये चीज़ कहानी समझ में आ गया? अब बता तुम लोग कि P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा। अरे इसमें भी उसी तरह से मैं बोल रहा ना कि P1 बड़ा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखते हैं प्रोडक्ट कुछ भी बना होगा, मान के चलो 1 बना, कितना बना? 1। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट हम लोग को खत्म होगा, रिएक्टेंट खत्म होगा तो हम लोग को कौन बढ़ेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो धीरे धीरे हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है, तो बन रहा है तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कौन बड़ा हो जाएगा? P2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि P2 बड़ा है किससे? P1 से बड़ा है। क्या ये दोनों में क्लियर हो गया ना? इसमें R1 क्यों बड़ा है समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज रेट का। किसका बात करेंगे? एवरेज रेट का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एवरेज रेट। क्या चीज लिखेंगे? एवरेज रेट। क्लियर है यहाँ तक? एवरेज रेट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन होता था और नीचे चेंज इन क्या होता था? टाइम होता था। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो एवरेज रेट लिखने जा रहे हैं किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए लिखने जा रहे हैं। क्या चीज लिखने जा रहे हैं? रिएक्टेंट के लिए। इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ किसका? रिएक्टेंट के लिए, या फिर फॉर, चलो यहाँ पे लिखे देते हैं, रिएक्टेंट लिख देते हैं। बताओ रिएक्टेंट के लिए लिखेगा तो सबसे पहले देखो एवरेज रेट के लिए क्या चीज़ दिखाते थे? डेल्टा से। क्या चीज़ दिखाते थे? डेल्टा से। क्लियर है? और यहाँ पे चेंज लिख रहा था किसका? कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन को जो यहाँ पे चेंज हो रहा है किसका करेगा? अरे रिएक्टेंट का बोल रहे थे, रिएक्टेंट के ना कंसंट्रेशन चेंज बोलेंगे। अब बताओ यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का चेंज लिखेंगे, चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। क्या लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ यहाँ पे फाइनल कौन है और इनिशियल कौन है? फाइनल तो R2 है रे, कि टाइम जितना बीत गया लास्ट में तुम्हारा कितना कंसंट्रेशन बचाती है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल का हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2 लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? R2। और घटाएंगे किससे? R1 से घटाएंगे। और यही ना करेंगे हम लोग।
कंसंट्रेशन का चेंज निकालते थे यहाँ पे, तो चेंज किसका कंसंट्रेशन, अभी रिएक्टेंट का बात करें तो किसका बात करेंगे, रिएक्टेंट का फाइनल हम लोग को कंसंट्रेशन कितना है R2 और माइनस किस में करेंगे R1 में। क्या क्लियर है? नीचे तुम क्या लिखता था, चेंज लिखता था किसका, टाइम का। टाइम अभी देखो इसका क्या है, T2 फाइनल है और इनिशियल क्या है तुम्हारा T1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, क्या यही लिखेंगे? क्लियर है यहाँ तक? चलो उसी तरह से इसका बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किसका, इंस्टेंटेनियस रेट का। तो यहाँ पर देखो इंस्टेंटेनियस रेट किसका बात करेंगे, एक बार रिएक्टेंट का बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेम चीज हो जाएगा यहाँ पर भी। अभी भी देखो यहाँ, लेकिन चेंज का किसको दिखाते थे हम लोग, स्मॉल लेटर डी से दिखाते थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी, ये क्या बताता था, चेंज का। अब किसका चेंज हम लोग निकाल रहे हैं, रेट का। रेट में देखो फाइनल माइनस इनिशियल, कंसंट्रेशन फाइनल किसका है R2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं R2 और माइनस क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब नीचे हम लोग लिखते हैं फिर उसी तरह से चेंज इन क्या लिखते थे, टाइम। अभी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब चूंकि ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। अरे चेंज तो दोनों के लिए है, अरे समझ में आ रहा है? अरे नहीं तो बोलेगा कि यहाँ पे DT2 है और माइनस क्या है T1। अरे तो ये चेंज तो पूरा के लिए ना, हम लोग बता रहा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना, अभी लिखने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है ना। अब फिर से बात करते हैं यहाँ पे एवरेज के लिए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज। अरे अब रिएक्टेंट का बात करें तो उसी तरह प्रोडक्ट का भी तो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो एवरेज जो रेट हम लोग लिखेंगे किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ऑफ प्रोडक्ट। बताओ इसके लिए क्या लिखेगा, फिर उसी तरह से डेल्टा लिखेगा। क्लियर है? इसका चेंज बताओ, अभी क्या लिखेंगे P2 माइनस P1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को क्या है, फाइनल, और ये क्या हम लोग को इनिशियल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P2 लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे P1 का कंसंट्रेशन। चलो क्लियर है यहाँ तक? नीचे हम लोग क्या लिखेंगे फिर, अरे वही चीज़ हो जाएगा हम लोग को T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्या क्लियर है? उसी तरह से इंस्टेंटेनियस के लिए बताओ, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो रेट हम लोग लिखेंगे किसके लिए, ऑफ प्रोडक्ट के लिए, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, स्मॉल लेटर डी लिखेगा। फिर यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ओह P2 लिखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा T2 और माइनस क्या हो जाएगा T1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। अब तुम बताओ कभी भी होता क्या है, सो देखो यहाँ पे इसमें अगर तुम वैल्यू को निकालने जाएगा, P2 बड़ा है कि P1 बड़ा है, P2 बड़ा है कि P1, P2 बड़ा है। तो यहाँ पर मान के चलो तुम 10 माइनस 8 करेगा तो ऊपर कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर से क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बताओ T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, T2। अरे यहाँ पे कुछ समय बात करेगा तो ऊपर से ज़्यादा यहाँ पे समैया रहेगा, मतलब तुम्हारा T2 क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब नीचे भी T2 माइनस T1 करेगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 में 8 घटाएगा कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ पर भी कितनों घटाएगा तो यहाँ पे कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। मतलब नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तो पूरा पूरी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना कि कभी भी हम लोग रेट की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, रेट, तो रेट हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। रेट कभी हम लोग को नेगेटिव नहीं होता, ये सब फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुका है, ठीक है। तो रेट को कभी भी हम लोग नेगेटिव में दिखाते नहीं है, बल्कि उसको क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ से तो समझ में आ गया कि जब प्रोडक्ट के लिए रेट लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग को कैसा वैल्यू मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था। अब तुम लोग बताओ कि जब हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे थे तो रिएक्टेंट के लिए कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, T2 माइनस T1 करेगा तो यहाँ से तो तुम्हारा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जैसे ऊपर करेगा तो R2 माइनस R1 बोल रहा है, और देख रहा है कि R2 का कंसंट्रेशन तो कम होता था R1 से, मतलब यहाँ पर तुम्हारा 7 माइनस 8 करेगा ऐसा करके, तो यहाँ पे कैसा वैल्यू मिलेगा तुम्हारा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आया, जैसे ऊपर तुम्हारा नेगेटिव और नीचे कैसा आया, पॉजिटिव, ओवरऑल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव आएगा तो वो किसको बताएगा, रेट को बताएगा। और कभी भी तुम्हारा रेट नेगेटिव नहीं होता, रेट कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। अब हमें चाहिए इसका पॉजिटिव वैल्यू, आ कैसा रहा है, नेगेटिव वैल्यू, तो हमें तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो मैथ का जब स्टूडेंट रहता है तो मैथ में क्या रहता है कि कहीं से अगर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मॉडुलस का, कि इसके अंदर अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा है तो वो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही था। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, हालांकि इसका फिजिक्स और मैथ में यूज करते हैं मॉडुलस का, लेकिन जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री मॉडुलस का यूज नहीं करते हैं।
अब मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव भी करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? एक उपाय है नेगेटिव लगा लो पहले से, अरे यही ना उपाय है। तो इसी चलते हम लोग पहले क्या लगा देते हैं? नेगेटिव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नेगेटिव। अब तुम्हें हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर रिएक्टेंट का लिखते हैं हम लोग रेट, क्या चीज लिखेंगे? रिएक्टेंट के लिए अगर रेट लिखेगा तो उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों यूज किए? इसलिए यूज किए क्योंकि कभी भी हम लोग को रेट नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। और यहाँ पर तो हम लोग को नेगेटिव आ जा रहा था, तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम लोग को या तो मॉडुलस लगाना पड़ता, जो कि केमिस्ट्री में यूज करते हैं क्या? नहीं। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या लगा देते हैं? नेगेटिव लगा देते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर रेट को कभी हम लोग को नेगेटिव रखना है क्या? नहीं। और ये जो नेगेटिव जो हम लोग को साइन बताता है, ये सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? हम लोग को घट रहा है। क्या हो रहा है? हम लोग को घट रहा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हम लोग को बताता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। पॉजिटिव क्या बताता है? बढ़ रहा है। क्या चीज बताता है? बढ़ रहा है। तो ये हम लोग को घट रहा है, इसी चीज को दिखाने के लिए करते हैं। और हम लोग को रेट नेगेटिव आ रहा था तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? क्या यहाँ पे समझ में आया? क्या उधर भी वही कहानी हो रहा है? यहाँ पर भी देखेगा तो इसका कंसंट्रेशन करने के बाद इसका रेट कैसे आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को छेड़छाड़ करेंगे? नहीं। लेकिन अभी इसमें भी तो तुम्हारा नेगेटिव आएगा, तो इसी चलते इसमें भी हम लोग को बाहर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। और अभी भी नेगेटिव इसलिए लगाए क्योंकि रेट हम लोग को नेगेटिव आ रहा था, तो उसको हम लोग को पॉजिटिव करना था, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव होता नहीं है। और अभी जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या दिखाता है? तो नेगेटिव बताता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया? कैसे रिएक्टेंट के लिए रेट लिखेंगे, कैसे प्रोडक्ट के लिए रेट लिखेंगे। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस बोलेगा सिर्फ इंस्टेंटेनियस लिख करके यहाँ पे किस में बदल देना है? डी में। अगर तुम्हारा एवरेज बोलेगा तो क्या चीज दिखाएंगे? डेल्टा से लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको छापो तुरंत। देखो अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का। अरे वो तो पता है अभी क्या चीज़ कि रिएक्टेंट का कैसे लिखा जाता है, अगर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। तो अभी एगो रूल समझना है, रूल को समझना कि कभी भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट का हो रहा है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट का हो रहा है वो सभी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अरे वैसे भी जान रहा है कि जिस स्पीड से ये घटेगा, अरे वही स्पीड से तो ये बढ़ रहा है। अरे वही जानता है जितना स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही स्पीड से तो ये बढ़ेगा, जितना ये खत्म होगा उतना ही ये भी बनेगा। तो इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शंस होगा और तुम्हारा प्रोडक्ट का होगा वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वल होने के पीछे एक चीज़ और ध्यान देना है। सबसे पहले देखो एक केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? केमिकल रिएक्शन। अब एक जगह में कुछ और होगा, बी की जगह में कुछ और रहेगा। अरे रिएक्टेंट देखो खाली जनरल फॉर्म में लिखे हैं कि ए प्लस बी करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा? सी प्लस डी बनेगा। यहाँ पे कुछ भी रिएक्टेंट लिया जा सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी बनेगा। अब साथ ही साथ क्या होता है कि कोई भी रिएक्शंस हम लोग लेते हैं तो उसको बैलेंस भी किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस भी करते हैं। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आता था। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसका मान लेते हैं क्या चीज? बीटा। क्या मान लेते हैं? बीटा। इसका मान लेते हैं गामा। क्या मान लेते हैं? गामा। और इसको मान लेते हैं डेल्टा। क्या चीज मान लेते हैं? डेल्टा। कहने का मतलब अल्फा की जगह में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3। तो हम एक अलग अलग से चीज़ यहाँ पे मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? ये सब हम लोग को क्या बता रहा है? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो तुम्हारा अल्फा है, बीटा है, गामा है और क्या है? डेल्टा। ये सब कुछ नहीं, ये सब हम लोग को क्या बता रहा है? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता रहा है। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के लिए दो तरीका सीखे। एक वो सीखे इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या सीखे? एवरेज लिखे। अगर हम लोग एवरेज के अनुसार चले, क्या चीज लिखे हम लोग? एवरेज के अनुसार। अगर हम लोग एवरेज रेट लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे? एवरेज रेट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट का लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे? प्रोडक्ट का लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बात का हमेशा याद रखना कि कभी भी एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब क्लियर यही समझो कि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। अब तुम बताओ कि अभी एवरेज लिख रहा है, एवरेज लिखता है तो यहाँ पे क्या लिखता था? डेल्टा लिखता था। क्या लिखता था? डेल्टा। अब किसका सबसे पहले लिखेगा? ए का लिखेगा
अरे पहले ए का लिखेगा, फिर बी का लिखेगा, फिर सी का लिखेगा, फिर किसका लिखेगा, डी का। तो ए का कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन किसका होगा, ए का होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसका लिख देते हैं, ए का। क्या क्लियर है यहाँ तक? और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब तुम लोग जानते हैं कि जब भी रिएक्टेंट का लिखता है तो उसके लिए नेगेटिव लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, नेगेटिव। ये क्यों लिखते थे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जैसे इसका फाइनल माइनस इनिशियल करेगा वहाँ से क्या वैल्यू निकलता था, नेगेटिव, जो कि हम लोग को रेट को नेगेटिव कर दे रहा था। तो नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। क्या क्लियर है? तो ये तो ए के लिए लिखा। क्या बी तुम्हारा प्रोडक्ट है क्या? अरे रिएक्टेंट तो है, तो बी भी रिएक्टेंट है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, देखो ये भी इक्वल, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि है क्या चीज़ तुम्हारा, रिएक्टेंट है। और फिर अभी एवरेज लिख रहा है, तो एवरेज के लिए क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा आएगा। क्या आएगा, डेल्टा। किसके लिए लिख रहा है, बी के लिए। तो बी का कंसंट्रेशन में चेंज, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब बी खत्म, ए खत्म, तो किसका बारी, सी। सी तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट में हम लोग नेगेटिव करते थे क्या, नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता था, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और अभी एवरेज लिख रहा है तो उसके लिए क्या लिखेगा, डेल्टा। कंसंट्रेशन किसका, चेंज, सी का, और नीचे क्या रहेगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्लियर है? अब किसका बारी, डी का। तो ये भी क्या हम लोग का प्रोडक्ट है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, डी का, और नीचे क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्या अभी तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। उसी तरह से जब तुम एवरेज वाला लिख लिया तो क्या अब इंस्टेंटेनियस का नहीं लिख सकेगा? अरे कुछ करना है, कुछ नहीं, बस जहाँ डेल लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉल लेटर डी लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है। तो जब जब रिएक्टेंट का लिखेगा भैया तुम्हें याद रखना है कि वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा, डेल लिखेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्या, नहीं ना रे, पॉजिटिव लिखेंगे, डी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यहाँ पर डी और कंसंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी टी हो जाएगा। क्या इतना तुम कर लोगे? सिर्फ यहाँ इतना ही समझे कि जो यहाँ पे जो वैल्यू, कभी कभी रेट का वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या समझ गया, इसका जो रेट, इसका जो रेट, इसका जो रेट, इसका जो रेट आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। इतना ही में नहीं रुकना है। अब यहाँ पर देखो कि इतना करोगे तो ये गलत हो जाएगा, इतना करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो केमिकल रिएक्शंस दिया रहेगा उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कभी भी तुम्हारा जनरल फॉर्म में दिया रहे उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। मतलब तुम समझ गया कि जो रिएक्शंस होगा, क्या चीज़ होगा यहाँ पे, रिएक्शन, उसको क्या होना पड़ेगा, पहले बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। कहानी समझ में आ रहा है कि जो भी केमिकल रिएक्शन रहेगा पहले उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ उसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आएगा। अब तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन से लिखोगे तो ए के बगल में तुम्हारा क्या दिख रहा है, अल्फा। तो अल्फा मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू तुम्हारा रहेगा उसको क्या करना है, उसमें डिवाइड कर देना है। क्या करना है, उसमें डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन किसका चेंज निकाला था, ए का। तो ए के पहले क्या स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अल्फा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड किया हुआ रे। बी का पहले क्या दिख रहा है, बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बीटा से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, गामा से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा से। क्या क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा। जल्दी से इसको जल्दी नोट करो। उसके बाद अभी तुम लोगों को क्वेश्चन देंगे, उसको तुम लोग को खुद बनाना है कि कैसे तुम इसको रेट ऑफ रिएक्शंस में लिखोगे। लिख लो इसको। अब देखो तुम लोग को करना क्या है, सो इसी तरह का सवाल लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे एक केमिकल रिएक्शंस लिखा रहेगा, अभी तुम्हें दिए हैं H2I2 बन रहा है, क्या चाहिए, HI बन रहा है। इसी जगह में कुछ और रिएक्शंस दिया रहेगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या रहेगा, राइट एक्सप्रेशन ऑफ ROR। ROR का मतलब R से रेट, O मतलब ऑफ, और R मतलब क्या है, रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे हम लोग, ROR लिखा करेंगे। क्लियर है ना? तो कभी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने बोला कोई भी केमिकल रिएक्शन का, सबसे पहला तुम्हें क्या बोले थे कि रिएक्शंस को पहले बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेना है। क्या अभी बैलेंस दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो HI के पहले क्या लगेगा, 2 लगेगा। अब बैलेंस हो गया।
अब तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेगा दो यहाँ पे स्पेशली बोला है क्या कि एवरेज का लिखो कि इंस्टेंटेनियस का, नहीं बोला है तो हम लोग दोनों लिखेंगे। क्या करेंगे? दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसका लिख रहे हैं? एवरेज का। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे? पहले H2 का लिखना पड़ेगा। H2, अच्छा बताओ कि यहाँ पे नंबर कितना है रे? 1 है। यहाँ पर भी क्या है? 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिखने के बाद हम लोग डिवाइड भी किया करते थे। H2 क्या तुम्हारा रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? नेगेटिव। एवरेज है तो एवरेज के लिए कैसा लिखेंगे? डेल्टा से किसका कंसंट्रेशन? H2 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? H2 का कंसंट्रेशन, और नीचे चेंज इन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर? 1 से। अरे तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग टाइम है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख दिया करेंगे। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वल्स टू किसका भी लिखेंगे? I2 का। I2 अभी क्या है? रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेगेटिव। फिर यहाँ पे एवरेज लिख रहे हैं, इसी चलते डेल्टा हो जाएगा, और कंसंट्रेशन किसका है? I2 का है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम हो जाएगा। फिर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या है? HI, और प्रोडक्ट में क्या लिखते थे? पॉजिटिव लिखा करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। चेंज और कंसंट्रेशन किसका? HI का होगा, और नीचे क्या होगा? चेंज इन टाइम। अब देखो इसमें स्टिचोमेट्री कितना है? 2, तो 2 से नीचे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? इसी तरह से सेम अभी किसका लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस का। किसका लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस का। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, इसका क्या हो जाएगा? सेम चीज, बस खाली डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर डी हो जाएगा। बस जल्दी जल्दी छापो इसको। लग रहा होगा बड़ी आसान चीज़ है कि नहीं? इसी तरह से आगे भी हम लोग को देखो बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करेंगे। एक और कंसेप्ट भी देना बाकी है, उसके बाद हम लोग एक दिन पूरा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर नया टॉपिक चलेगा, उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालना पड़ेगा, लेकिन रेट लॉ के अनुसार, तो उसमें फिर दिमाग लगेगा उसको। वो भी बहुत आसान टॉपिक है। क्या इसको लिख लेगा आराम से? ऐसा कोई भी रिएक्शन हम लोग को दिया रहेगा तो चलो। एक चीज़ हम लोग अभी एक चीज़ छोड़ दिए हैं। सबसे पहली बात तो यूनिट का बात कर लेते हैं। अरे यूनिट कहाँ बोला है? यूनिट बोला है क्या अभी तक? नहीं ना। किसका यूनिट बात कर रहा है? तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिख ही देते हैं। यूनिट ऑफ किसका? रेट ऑफ रिएक्शंस। अब तुम लोग तो इतना तो समझदार है, क्लास 8 9 से करते आ रहे हैं, किसी का भी यूनिट निकालने के लिए सीखा है। बताओ तो इसका यूनिट क्या होगा? इतना तो समझ गया कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते तो ऊपर क्या होता था? चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिखता था ऊपर? चेंज इन कंसंट्रेशन। अरे यही लिखता था अभी, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखता है? चेंज इन टाइम लिखता है। अरे इसका फॉर्मूला यही जानता है, चेंज इन टाइम। अरे रेट ऑफ रिएक्शंस का फॉर्मूला ये जानता था। अब बताओ ऊपर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्या चीज मेजरमेंट करता है? जनरली हम लोग मोलैरिटी में लेंगे। किस में लेंगे? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का बता यूनिट क्या होता था? किसी को याद नहीं है? अरे मोल पर लीटर होता था रे मोलैरिटी का। तो बताइए कंसंट्रेशन है ना है, तो कंसंट्रेशन का चेंज तो कंसंट्रेशन ही ना होगा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। क्या होता है इसका? मोल पर लीटर। नीचे क्या है हम लोग को? टाइम। और टाइम को जनरली हम लोग को यहाँ पे मिनट में भी रह सकता है, घंटा में भी रह सकता है, हम लोग को सेकेंड में भी, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक साथ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? चलो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोल का तो ऊपर ही रह जाएगा, लीटर भी ऊपर है तो पर लीटर, सेकेंड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में तो ऊपर क्या चल जाएगा? नेगेटिव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा पूछता है। सबसे पहले बोलेगा डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होता है उसका? तो तुम लोग बोल ही दिया था कि इट इज़ डिफाइंड एज क्या चीज़? द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। उसी को क्या बोलते थे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन सप्रेस मान लेना, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्या दिख देना? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या चीज लिख देगा? उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में क्या लिख देगा? उसका यूनिट। बस मिल गया उसका फुल में मार्क्स। क्लियर है यहाँ तक? बाकी इससे रिलेटेड इसको ROR से दिखाएंगे। क्या चीज दिखाएंगे? ROR से। R मतलब रेट, O मतलब ऑफ, R मतलब रिएक्शन। जब भी लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले देखो जनरल यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो A प्लस B, इससे बन रहा है हम लोग को कुछ C, और प्लस में क्या चीज? B।
क्या इसी प्रकार से कोई रिएक्शन रहेगा तो उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। हमेशा याद रखना, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोले सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम लोग को बैलेंस करना। तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन देगा वहां पे बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर मान के चलो अल्फा, पहचान क्या अल्फा, यहाँ पर आगे क्या चीज बीटा, यहाँ पर आगे क्या चीज गामा, और यहाँ पर डेल्टा। यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने वाले, क्या चीज रेट ऑफ रिएक्शन, अगला वर्ड से याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखेंगे वो सिर्फ ROR से लिखेंगे। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है इसको दिखाया जाता है स्मॉल लेटर r से। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर r से। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं, तो जो रेट हम लोग लिखा कर रहे थे जैसे रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, इस सभी का रेट आपस में सेम है। क्या होता है आपस में सेम। अच्छा रेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इधर से इधर हो जाएंगे, सबसे पहले क्या हम लोग को ए, तो ए का भी तो कुछ इनिशियल होगा, इसका भी कुछ फाइनल होगा। तो मान के चलो यहाँ पे जब रेट लिखते थे कैसे लिखते हैं, अब जैसे हम लोग रिएक्टेंट का नाम सुनेंगे, किसका नाम सुनेंगे, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट तुरंत दिमाग में आया, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे रिएक्टेंट, अच्छा रेट तो हमको नेगेटिव देता होगा, नेगेटिव देता तो लगाना क्या पड़ता था, नेगेटिव खुद से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज नेगेटिव। रिएक्टेंट किसका बेसिस पे ए का, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, फिर डालो। अगर एवरेज के अनुसार लिखोगे क्या लिखोगे, चलो लिख ही देते हैं। किसके अनुसार चल रहे हैं, एवरेज के अनुसार, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा। अभी लिख रहे हैं किसके बेसिस पे, ए के बेसिस पे, यहाँ पर क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ए, और नीचे क्या लिखोगे, चेंज इन। कोई दिक्कत जी। अब इज इक्वल्स टू, अभी क्या बोले, जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं तो सभी का रेट आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी का आपस में क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे किसका पर, बी का, तो यहाँ पर फिर बी क्या चीज होगा, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। फिर यहाँ लिखेंगे डेल्टा, और क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या लिखेंगे, दिक्कत, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, सी का लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सी, और नीचे क्या रहेगा डेल्टा टी। उसी प्रकार से क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पर रहेगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी, और नीचे क्या रहेगा नेगेटिव। तो दिक्कत, अच्छा ये सब कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है। आप याद रखना, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो यहाँ पर R का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, वही इसका वैल्यू होगा, वही इसका, वही इसका, या फिर इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। कोई दिक्कत, लेकिन ये बात में थोड़ा सा एरर रहेगा, यहाँ पर कुछ चीजों को नोटिस करना पड़ेगा। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिर्फ इसी तरह से रेट लिख करके इक्वल नहीं करना है। क्या करना है, इस प्रकार से रेट लिख करके कभी भी इक्वल नहीं करना है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी। जब जो भी हम लोग रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है, उसके रिस्पेक्टिव में जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी रेट किसका लिखा होगा, ए का, तो ए के रिस्पेक्टिव क्या चाहिए स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, अल्फा। क्या है, अल्फा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या चीज अल्फा। क्या बात समझ में आया। उसी प्रकार से बताओ किसका लिखते हैं, बी का, बी का रिस्पेक्टिव क्या है, बीटा, क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा। सी के रिस्पेक्टिव गामा, यहाँ पर क्या करेंगे, गामा। डी के रिस्पेक्टिव डेल्टा। मतलब अभी बोलेगा इसका वैल्यू सेम, हाँ बिल्कुल सेम, इसका वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम। लेकिन जैसे इसको हम गायब कर देते हैं, इसको क्या कर दिया, गायब, और अभी बोलेंगे पता ये दोनों क्या इक्वल है, कभी नहीं, ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं है। जब उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड किया रहेगा तभी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आया। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखे किसके बेसिस पे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसा लिखे हम लोग, एवरेज। क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे ROR, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। क्या समझ आओगे ना। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा ना लिख करके अगर R लिखेगा तभी समझ में आ जाएगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन का अभी देखो इंस्टेंटेनियस, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डी, डेल्टा की जगह में डी, बाकी सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम। क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना, बाकी जैसे लिख रहे थे वैसा ही। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे डी, तो दिक्कत समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल, नेगेटिव, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ किसका, डी का, और नीचे क्या लिखेंगे, डी। उसी प्रकार से प्लस, यहाँ पर लिखेंगे डी, यहाँ पर किसका, सी, और नीचे क्या लिखेंगे, डी। फिर यहाँ पे प्लस डी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी, और नीचे क्या लिखेंगे, डी। अब यहाँ पे देखो क्या इक्वल हो जाएगा, नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्या बात समझ में आई? चलो कितना लिख लो, और अगर लिख लेते हो तो एक होमवर्क क्या बना करके दिखाओ। जैसे मान के चलो अमोनिया का फॉर्मेशन कि N2 और प्लस में यहाँ पर H2 बना रहे हैं हम लोग क्या चीज, NH3। बताओ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, दोनों। चलो अच्छा प्रोसेस में मान लेते हैं एवरेज लिखेंगे तो डेल्टा, इंस्टेंटेनियस में सिर्फ डी। चलो तुम लोग सिर्फ लिखो क्या है एवरेज, समझ तो आ ही गया ना। देख घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जब भी लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं समझ में आ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन शुड बी, मतलब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाओ पहले कदम क्या रखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या बैलेंस, नाइट्रोजन 2 को नाइट्रोजन 1 को, भैया कहां बैलेंस है, नहीं ये चीज को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहां पे कितना 2, यहां पे कितना लिखोगे 3, अब तो बैलेंस है ना। चलो पहला जो हम लोग को जरूरत था वो पूरा हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे लिखते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। रिएक्टेंट के वो दो कौन कौन है, N2। रिएक्टेंट जैसे लिखते हैं तो उसका क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर किसका अनुसार लिख रहा है, एवरेज। यहां पर लिखोगे क्या चीज, डेल्टा, और यहां पर कंसंट्रेशन किसका, N2 का, और नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा T। कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में लिखा चीज माइनस, यहाँ पे डेल्टा, इसमें क्या लिखोगे H2, और नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा T। इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, प्रोडक्ट मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा T। क्या सही है, नहीं। हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। इसका कितना 1, करो या ना करो कोई फायदा नहीं। इसका कितना 3, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3। इसका कितना 2, यहाँ पे कितना 2। अब यहाँ पे इसका सही हो गया। अगर ये इसका इंस्टेंटेनियस होता तो क्या करता, सिर्फ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे डेल्टा की जगह में डी, प्रोसेस तो सेम ही हो जाता। एक कहानी समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए जान रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को दो कांसेप्ट और पूछता है, ठीक है। एक होता है एपिरियंस का कहानी और एक होता है डिसएपिरियंस का। बात को धीरे धीरे समझने का प्रयास करना, प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें किसका, डिसएपिरियंस। डिसएपिरियंस किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को। याद रख लेना, दिमाग में पूरा एकदम सेव कर लेना, कभी भी डिसएपिरियंस का बात बोले तुरंत किसके ऊपर चलाना, रिएक्टेंट। उसी प्रकार से अगर एपिरियंस बोले तो प्रोडक्ट, ये दोनों दिमाग में घुस जाएगा कि जब भी बोलेगा क्या चीज, डिसएपिरियंस, तुरंत तो बोलेंगे क्या चीज, रिएक्टेंट का बात कर रहा है। एपिरियंस बोलेगा तो किसका बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन ना बोल करके क्या बोलेगा, रेट ऑफ डिसएपिरियंस। जब बोलेगा रेट ऑफ एपिरियंस तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे कि अभी भी मान के चलो हम लोग यहाँ पे लिया करते थे रिएक्शन, क्या लेते थे, तो A प्लस B और बन रहा था क्या चीज, C प्लस D बन रहा था। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अल्फा, बीटा, गामा और क्या चीज, डेल्टा, यही लिया करते थे। अब यहाँ पर जब लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो लिखते थे सभी का, क्या लिखते थे, सभी का। और सभी का लिखते थे यहाँ पे देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का लिखोगे ही। रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ कहना ये था कि जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो यहाँ पे रिएक्टेंट का निकालते हैं, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और ये इसके इक्वल भी होता है, ये इसके इक्वल। तो हम लोग चाहे तो A के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, B के रिस्पेक्ट में और C के रिस्पेक्ट में भी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोला तो लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे, मान के चलो A के बेसिस पे लिख रहे हैं, किसके बेसिस पे, A के बेसिस पे,
तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि D और यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे लिखेंगे D और T। लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। जैसे अल्फा है तो अल्फा, अभी ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? उसी तरह से B का लिखते हैं, C का लिखते हैं, D का, और सभी आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब इसका वैल्यू इससे इक्वल, इसका वैल्यू इससे इक्वल, इसका वैल्यू इससे इक्वल। तब जब वहां हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास जो कांसेप्ट है वो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बल्कि क्या है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जब रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस की बात करता है तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ D, मतलब ROD मतलब क्या समझ आओगे, रेट ऑफ डिसएपियरेंस। क्या है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस। और अभी भी जानते हैं डिसएपियरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट हम लोग दो चीज है, ए का और क्या है, तो वो बोल भी देगा कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस लिखना है वो किसका लिखना है, तो वहां पे बोल देगा ए का, बोल देगा बी का, ऐसे लगेंगे। तो रेट ऑफ डिसएपियरेंस किसका, ए। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब जान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा ही लिख रहे हैं, मतलब रेट लिख रहे हैं किसका, ए का। ए क्या है होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। अब जान रहे हैं कि यहां पे डेल्टा भी दिखा सकते हो, डी भी, तो दोनों में से जो अच्छा लगता है उसको भी दिखा देना। तो डेल्टा लिखा देते हैं, यहां पर जगह डेल्टा, यहां पर क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा टी। क्या यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, यही चीज थोड़ा सा फॉल्ट नहीं करना है, ठीक है। जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तब ये कहलाता था रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब रेट ऑफ डिसएपियरेंस बोले तो यहाँ पे लिखना क्या, दोनों में अंतर समझ में आया। रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड करना है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस में डिवाइड नहीं करना है। उसी प्रकार से हम लोग ए का लिखें, क्या हम लोग लिख सकते हैं, ROD ऑफ किसका, बी का। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस चेंज, यहाँ पे डेल्टा लिखोगे, यहाँ पे क्या चेंज डी, और नीचे क्या लिखोगे, डेल्टा टी। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो। उसी प्रकार से जब डिसएपियरेंस का लिखा तो हम लोग एपियरेंस का लिखेंगे, रेट ऑफ एपियरेंस। अगर ऐसा लिख करके और यहाँ पर हम बोल देंगे कि ए सी को मानेंगे तो 0, मानेंगे छोड़ ही दो, बोल किसका रहा है, ए, और बोल क्या रहा है, एपियरेंस। हम लोग जानते हैं एपियरेंस कभी भी रिएक्टेंट के लिए होता नहीं, कहीं कुछ का मिस्टेक हुआ होगा तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को कभी भी ए और बी का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, किसका बोलेगा, ये सी का, क्योंकि जब भी एपियरेंस बोलता है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो सी का पूरा सी के रिस्पेक्ट में लिखो, सी के लिए प्रोडक्ट क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, सी। कुछ छोड़ने में क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ किसका, डी, यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पे क्या चीज डी, और नीचे क्या लिखोगे, तो दिक्कत नहीं, इसमें सब बराबर नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में ही सारा इक्वल होता है। बात समझ रहे हो, जब भी हम लोग रेट ऑफ डिसएपियरेंस बोलेगा ना तो किसी एक के रिस्पेक्ट में बोल देगा, और कभी भी ये गलती मत कर देना कि सर जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम आपस में इक्वल ना करें, ये सब को भी आपस में इक्वल कर देंगे, कभी भी ऐसा लिख देते सर, नोट में ये अभी बस धीरे-धीरे और भी पढ़ लिखना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसएपियरेंस और एपियरेंस सभी आपस में इक्वल नहीं होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तभी इक्वल होगा। ठीक है सर, चल इधर देखा क्या लिखिए ऐसा, एक पॉइंट तो समझ में आ गया। क्या याद रखना है कि जब भी रेट ऑफ डिसएपियरेंस और एपियरेंस का कहानी लिखेंगे हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपियरेंस में कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना होता है। क्लियर है अगर तरीका समझ में आ गया, डिसएपियरेंस मतलब रिएक्टेंट, एपियरेंस मतलब प्रोडक्ट, जैसा लिखा जाता समझ में आ गया। अब एक बात को हमेशा याद रखना कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में सभी को आपस में इक्वल करते थे, वो इक्वल तभी होगा जब आपस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं कर रहे हो तो वो आपस में कभी भी लोग इक्वल नहीं होगा, तो दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और पॉइंट को लिखना चाहते हैं क्योंकि कभी-कभी हम लोग को पूछ देता है, ठीक है, लैंग्वेज में कभी-कभी फंसा देता है। लिख के चले जाना, कभी दिल में ख्याल आता है ना, बहुत से नहीं बोलने वाला है, सारे के लिए दिल है सर, कभी
रेट ऑफ डिसअपियरेंस की जगह रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। और कैसे लिख दे प्रोडक्ट नहीं एक और लिखेंगे कभी कभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस की जगह अच्छा ये सब समझ में आ जा रहा है ना जितना चीज लिख रहे हैं रेट ऑफ कंज्यूम के स्पेलिंग क्या होता है कंज्यूम CONSUN नहीं होता कंज्यूम तो ये होता है स्पेलिंग है ना ये लिखा रहता है इसी तरह स्पेलिंग यहाँ तक मैच कर रहता है कभी कभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस की जगह में रेट ऑफ कंजम्पशन भी लिखा हुआ आ सकता है बस नहीं होता है कि कंजम्पशन क्या करता है और हम लोग को एक और ये सब स्क्रीन चलो देखिए चलो क्या कहानी समझ में आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस का अब देखो एप्रियंस की कहानी क्या समझोगे डी को अगर ए लिख दें क्या समझ जाओगे एप्रियंस क्या समझोगे एप्रियंस ये कहानी समझ में आ गया लेकिन आप जैसे डिसअपियरेंस में क्या लिखा हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अभी क्या बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू उसी प्रकार से कभी-कभी रेट ऑफ एप्रियंस की जगह में रेट ऑफ कंजम्पशन नहीं ये किसके लिए होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस कंजम्पशन मतलब कंज्यूम होना कंज्यूम मतलब खत्म होना क्या होना खत्म होना तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं किसके लिए रिएक्टेंट के लिए और उसी प्रकार से जब प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या फॉर्मेशन लिखा रहता है फॉर्मेशन मतलब बनना क्या कोई दिक्कत इतना लिख लो तो एक क्वेश्चंस छुट्टी कितना क्वेश्चन चल इधर देखिए आप क्वेश्चंस को देखो कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया जाता है किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछता है लेके चले जाना हाँ हाँ देखते जाना अरे महाराज अब जा रहे हैं
मैं आप कहाँ पे आप ले गए क्लास और चले ये सब जाने ही नहीं दे रहा। मैं तो पढ़ाई पहले कर रहा हूँ वही से पढ़ के मन लगा के पढ़िए सर पढ़ाइए। ये चालू है क्या एडिट कर रहे हैं बोल रहे हैं जाने को है सर। कुछ बोल रहा है इसे बोल रहे हैं देखो अब क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया रहेगा, यहीं से सारा कुछ बन जाएगा। सबसे पहली बात, जितना भी पॉइंट मैं आपको बताएंगे सारा कुछ नोटिस करके जाना, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को समझ गया, बाकी कैसे लो क्वेश्चन दे दे सारा कुछ इजीली तुम लोग सॉल्व कर देंगे। और जैसे सॉल्व किया अपने डाटा में मतलब नोट में वहां पे जोड़ लेना कि 1 मार्क्स अब हमारा क्लियर हो गया। बोर्ड एग्जाम लिखोगे 1 नंबर तुम्हारा पूरा फिक्स, मतलब 70 नंबर का एग्जाम। अब सिर्फ कितना प्रिपरेशन करना है 69 मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज कितना है, कितना। अच्छा एक चीज बताना भूल गए कि रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है। अच्छा खुद से नहीं बता सकते, चलो अच्छा बता दें। ठीक है, नहीं मतलब नहीं जानकर ऐसे नहीं लिखा, प्रोवाइडर बोल दिया जो कि आ भी नहीं रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, कितना। अच्छा अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या था, जिसको आर से दिखाते थे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम जानते थे वही। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिसएपियरेंस या फिर रेट ऑफ एपियरेंस की कहानी बोले, याद रखना कैसे। कभी भी सवाल, कोई भी सवाल दिया रहे जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस किसी भी चीज का बात कर रहा है, तुरंत हमारा काम क्या रहेगा कि जो भी रिएक्शंस दिया रहे उसको बैलेंस करना। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे हम जनरल चीज दिए थे, कोई रिएक्शन है क्या, नहीं ना, मतलब ए बी सी लेके दिए थे, इसलिए जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ रहे ये बैलेंस करके ही दिया गया। जैसे अभी हम दिए थे कौन सा N2 + H2 बराबर क्या थे NH, ये रिएक्शन है ना, तब इसको बैलेंस करेंगे। बाकी A B C D X Y जब कुछ भी देगा इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है। याद रखना कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस की कहानी कभी भी एक भी चीज कहीं दिख गया तुरंत हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। फिर से सुन लो, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस की कहानी कभी भी देखे सबसे पहला कदम रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसे लिखेंगे तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं सर, तो सभी का हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसका लिखोगे तो नेगेटिव लिखोगे क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो यहां पर लिखोगे d = डेल्टा, जैसे लिखना चाहो तो यहां पर लिखोगे a और नीचे क्या लिखोगे डेल्टा t, लेकिन यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लिखोगे नहीं। उसी प्रकार से इज इक्वल्स टू अभी लिखोगे क्या था माइनस, यहां लिखोगे डेल्टा, फिर यहां से क्या चीज b, नीचे लिखोगे कितना 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर डेल्टा t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यहां लिखोगे डेल्टा, यहां पर c और नीचे क्या चीज डेल्टा t। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव डेल्टा, यहां पर क्या लिखोगे d और नीचे क्या चीज डेल्टा t। इससे कितना क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, यही कहां लिखते हैं। कभी भी क्वेश्चन आवे जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बोले, रेट ऑफ डिसएपियरेंस या फिर रेट ऑफ एपियरेंस, तीनों में से कुछ भी बात बोलेगा हमेशा याद रखना रिएक्शन को बैलेंस करना, उसके बाद क्या करना ना रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये लिखोगे यानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं लिखने जानता है फिर फंस जाओगे। क्या कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग को पहला मकसद था सर वो हम लोग कर लिए। अब देखो दूसरा, हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चीज दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ, दिया हुआ इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ, पूछा क्या रेट ऑफ डिसएपियरेंस। रेट ऑफ डिसएपियरेंस या फिर रेट ऑफ एपियरेंस जब बात करते हैं, जैसे मान के चलो रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए, तो लिखते तो उसी तरह से बशर्ते खाली उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखते नहीं। इसका मतलब अभी जो लोगों को जवाब देना है वो सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू को जवाब देना है। इसी प्रकार से बी का बोलोगे तो बी का हम लोग देखेंगे तो अगर का कोई लेना नहीं, इसको तो पूरे नहीं करता है, निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से सी का बात करोगे तो इसमें क्या है 3 को छोड़ करके निकालोगे, उसी तरह से डी का जवाब है जिसमें 4 को छोड़ करके। क्लियर समझ लो। जब हम लोग को बात किया गया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले कॉलम क्या उठाना, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। लिख लिए सवाल में हम लोग को दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन, कितना वैल्यू दिया कितना, मतलब इसका वैल्यू दिया
और जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ए और इसका इक्वल ए, और ये लोग सभी आपस में क्या है, इक्वल है। क्या क्लियर है? अब हमारे पास सवाल क्या है कि इसका वैल्यू दे दिया, हम लोग को बोला क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और बोला क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। अभी भी हम लोग पढ़े कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं ना सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, माइनस डेल्टा, यहाँ पर कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑपरेशन से डिवाइड नहीं करते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ये जो ललका कलर वाला किए हैं उसके अंदर वाला पोर्शन को पूछे तो यहाँ पे दो का लेना देना है नहीं, मतलब इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना, तो भगाएंगे किसको, इसको इधर भेज दो, क्या कर वैल्यू नहीं लिखेगा। अब देखो रिलेशन बस इतना फिर से समझ लेना, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ वैल्यू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल्स टू, अभी लिखेंगे माइनस यहाँ पे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे लिखेंगे डेल्टा टी और यहाँ पर 2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होता है? जानते कि नहीं जानते? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो नीचे डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हम लोग को जरूरत क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, ए का, मतलब इसमें तो सिर्फ इसका काम हल करेंगे, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक ऑपरेशन से लेना देना नहीं होता। तो चूंकि हम लोग इसका वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 into 10 to the power -3, अरे ये दिया मोल पर मीटर को भी छोड़ दो, बाद में यूनिट को लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखोगे माइनस डी मतलब डेल्टा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे डेल्टा टी, यहाँ पर है कितना 2। तो इतना हम लोग को जरूरी है क्या, नहीं, हम लोग को जितना जरूरी उसको निकालेंगे, बाकी सबको कहाँ भेज देंगे, उधर। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। हम लोग को डिसअपियरेंस चाहिए, डिसअपियरेंस चाहिए होगा सर, होगा कि नहीं होगा, 2 यहाँ पे था, 2 को कहाँ भेज देंगे, उधर। इधर डिवाइड में खरीदा जगह कितना है, मल्टीप्लाई में, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 4 into 10 to the power -3। अभी तक प्रोसेस समझ में आया कैसे कैसे किए, इसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, समझ में आया कैसे कैसे किए सर। अब देखो वैल्यू निकाल लेना, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ जाकर हो जाएगा 8 into 10 to the power -3, क्योंकि ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन इसका जो यूनिट होगा वही होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे होगा मैं तुम्हें बता देंगे, ठीक है। क्या इसका प्रोसेस समझ में आ गया? क्या अब हम लोग निकाल नहीं सकते हैं उसी तरह से कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकालोगे, बी का, तो उसका भी कमाई वहीं से चलोगे, कैसे, तो यहाँ पर लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा, यहाँ पर लिखोगे बी और नीचे क्या लिखोगे डेल्टा टी। इसमें तो कोई डिवाइडेड नहीं है और यही का रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। और हम लोग जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालेंगे ठीक है, वो भी यही होगा, आप लोग एकत्र निकालना है, तो कुल मिलाकर के ये और ये क्या है इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या जी कि माइनस डी, यहाँ पर हो जाएगा बी और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया होगा 4 into 10 to the power -3, यहाँ पे लिखेंगे क्या जी मोल पर लीटर पर सेकंड। निकल गया क्या। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सी के स्क्वायर में अपीयरेंस निकालेंगे सर, सी का निकालना है नहीं निकालना है, तो अपीयरेंस से निकालना है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा और यहाँ पे क्या चाहिए सी और नीचे लिखोगे डेल्टा टी, कितना डिवाइड करोगे 3 से, अरे किया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, तो 4 into 10 to the power -3, क्या हम लोग 3 जरूरत है क्या, देखो इधर भेजना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप में हम पूरा लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी और नीचे लिखोगे डेल्टा टी और इसको कितना 3 को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस करने बोल रहे हैं तो सिर्फ हम लोग को इतना ही कराता क्या रेट ऑफ अपीयरेंस कराता नहीं, तो हम लोग उतना वैल्यू लिखाना है कि 3 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके किसमें जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी और नीचे लिखोगे डेल्टा किसका डी, यहाँ पे प्लस तो रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 था, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 4 पहले से था 10 to the power -3, कितना हो जाएगा 12 into 10 to the power -3, यूनिट तो समझ ही जा रहे हो क्या, सी का निकलने का डी का नहीं निकालोगे, सेम कहानी, बस 3 की जगह कितना है 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, अरे हां डेल्टा डेल्टा बोलते डी चल जाता है ना, क्या समझ में आ गया ना, तो क्या इसी प्रकार से लिख लोगे, लेकिन अब रुक जाओ, जब तुम लोग पूरा लिखोगे तो इस प्रकार से थोड़ी लिखोगे पूरा, ये सब तो कहानी लिख दिया। सबसे पहले देखो हमारा सवाल क्या पूछा था,
रेट ऑफ डिसेपरेशन। तो जो निकालने बोलेगा उसको पहले लिख लो ताकि क्या कहलाता है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखा हुआ था ना। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से सॉल्यूशन लिखोगे। हम लोग को पूछा क्या था, हम लोग को दिया हुआ सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता है, दिया हुआ था नहीं, तो जो दिया हुआ उसका वैल्यू लिख लो। इसका वैल्यू दिया था 4 × 10⁻³ इसमें दिया था। उसी प्रकार से हम लोग को पूछा था कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस किसका, ऑफ ए। तो रिएक्शन को देखने के बाद लिख सकते हो, यही कहलाता था क्या चीज, यहाँ पे लिखते हैं -d, यहाँ पे डेल्टा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, A, और नीचे डेल्टा। कितना से हम लोग को 2, तो 2 डिवाइड यहाँ पे करना नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग निकाल के आ रहे हैं डिसएपियरेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे dt, और इसी के बराबर हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ताकि हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमें पता भी चलना चाहिए क्या निकालना है। इसको बात को समझ में आया, समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ किसका, B, तो यहाँ पर हो जाएगा -d, यहाँ पर हो जाएगा b, और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा t। इसी बराबर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसी प्रकार से रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ किसका, c, इसका चलोगे पॉजिटिव, यहाँ पर था डेल्टा, यहाँ पर था c, और नीचे क्या था डेल्टा t। इतना बराबर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ से लिखोगे रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ क्या चीज, B, यहाँ पर लिखोगे प्लस, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B, और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा T। इतना इक्वल। तो जैसे देखो हम लोग को सवाल में ये दिया हुआ था, ये सब हम लोग को निकालना है, तो क्या निकालना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये सब हम लोग को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब देखो शुरू में हम लोग चलेंगे क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी प्रकार से जाओगे यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन के कहने का मतलब होता है इसका वैल्यू इससे इक्वल, मतलब सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ था तो इसे निकाल सकते हैं। हम लोग को पूछा क्या था, डिसएपियरेंस, और डिसएपियरेंस का मतलब क्या होता है, 60% इतना का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे है क्या चीज, 2 लगा हुआ है, 2 को निकालना है नहीं ना, तो 2 को हम लोग को क्या करना पड़ा, भगाना पड़ा। तो भगा करके देखो डिसएपियरेंस आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। हां, तो इसको लिख लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन करने तभी छोड़ेगा। देखो समझ लो इसको, जिसका गलत हो गया तो मैच कर देना, जिसका सही हो गया तो भी लास्ट लाइन। देखो इस पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस। पहला बात मेरा दिमाग में हमेशा याद रखना कि सर जब भी आप बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस, एपियरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा, तुरंत तुम्हारा काम होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करो और पहले रेट ऑफ रिएक्शन देखो। करते ही नहीं करते, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। यहां पर लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे चेंज इन टैप, ये लिखेंगे। इसका 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इक्वल माइनस यहां पर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या लिखेंगे डेल्टा टी। यहां पे 4 है तो 4 से डिवाइड, यहां से प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखते हैं, चेंज, और यहां पर लिखेंगे हम लोग सी, और नीचे लिखेंगे चेंज इन टैप। इसका 3 है यहां पे, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब यही से सारा सवाल बन जाता है। अब देखो अभी सभी आपस में क्या है, इक्वल। अभी देखो हमारे पास दिया क्या है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए दिया है, कैसे दिया है, ए का। अच्छा, रेट ऑफ डिसएपियरेंस किसको बोल रहे हैं, इसको, सिर्फ इतना पोर्शन को, ना कि 2 को। और हम लोग को देखो रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ बी का बोला है, तो बी का बोला है तो ठीक से हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, सिर्फ इसका। फिर देखो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ सी, तो किससे निकालने बोल रहा है, सिर्फ इसका। हम लोग चूंकि जानते हैं कि सभी के सभी आपस में क्या है, इक्वल। अब देखो जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका निकालना है, वो दोनों को टच करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब इक्वल है तो देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग चूंकि जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे क्या चीज, dt अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या चीज, dt मतलब डेल्टा t, और यहां पर 4, ये दोनों आपस में इक्वल। अभी देखो इसका वैल्यू दिया हुआ, ध्यान से बस यही गलती नहीं करना। क्वेश्चन में बोला है कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए, सिर्फ इतना जितना कलर के लिए इतना पोर्शन का वैल्यू कितना दिया, 2 × 10⁻³ तो हम लोग यहां पे पुट करेंगे कितना, 2 × 10⁻³ इतना का वैल्यू दिया। अगर देखो नीचे डिवाइड किया होगा तो नीचे इतना स्पीड क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग को दिया था इतना का वैल्यू, हो गया, नीचे 2 भी तो रहा है, तो 2 को तो दिखाना पड़ेगा ना। चलो अब हम लोग को यहाँ पर देखो इसका माइनस डेल्टा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, और नीचे क्या 4, यहाँ पर डेल्टा टी।
क्या हम लोग को पूरा इतना थोड़ी निकालना है? नहीं, हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है? रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ इसका बी का। अब इतना का कलर का पोर्शन निकालना है, 4 को भगाना पड़ेगा, 4 यहाँ पे डिवाइड किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है। तो जैसे हम यहाँ पे करने जाएंगे कि डेल्टा यहाँ पर लिखेंगे b और नीचे लिखोगे क्या है? डेल्टा t माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 3 और इनटू कितना 4 और नीचे कितना 2, 2 से 2 खत्म, बचेगा कितना 4 into 10 to the power minus 3 मोलर पर सेकंड। यूनिट बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो ये तरीका समझ में आ गया। अभी देखो फिर पूछा क्या था? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब अभी देखो इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकालना, मतलब ये दोनों का रिलेशन ले लेंगे क्योंकि आपस में क्या होता है? इक्वल। तो अभी फिर से वही कहानी करेंगे कि माइनस डेल्टा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी, इसका कितना था यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, इसका पारी है क्योंकि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी और नीचे लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा टी लिखेंगे, इसका कितना है 3। ये दोनों आपस में इक्वल है। अभी इतना का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? सिर्फ कहानी 2 into 10 to the power minus 3 और नीचे कितना डिवाइड करना है? 2 से, नीचे करेंगे 2 से इज इक्वल टू, यहाँ पर चलोगे पॉजिटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी और यहाँ पर 3 का कोई जरूरत नहीं, इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो लिखेंगे प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई चल जाएगा into 2 into 10 to the power minus 3, नीचे कितना 2, 2 से खत्म, 3 into 10 to the power minus 3 मोलर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई? कि जब रेट ऑफ रिएक्शन देगा तभी निकालेंगे, किसी का रेट ऑफ अपीयरेंस दे पूछेगा डिसएपियरेंस तभी निकालेंगे, अपीयरेंस दिया डिसएपियरेंस पूछे कुछ भी पूछे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कदम क्या करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे क्योंकि यहीं से सारा कुछ निकल जाता है।